आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है इस्लामाबाद में एहतजाज, ऑपोजिशन करेगी वार तो हुकूमत भी तैयार। फॉरेन फंडिंग केस, ऑपोजिशन का आखिरी हरबा, कौन होगा नाकाम, किसका काम आएगा तजर्बा। भारतीय मीडिया, हुकूमत और रॉ का एजेंडा बेनकाब, पाकिस्तान ने ताखीर से जवाब क्यों दिया। और एहतजाज करते तलबा की मीर रियासत के दर पर दस्तक भी आज के दस्तक का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज करने जा रही हैं। ऑपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद यानी पीडीएम की उम्मीदों का मरकज और महवर इस वक्त एक केस है और वो है फॉरेन फंडिंग केस। ऑपोजिशन जमातों को इस बात का इदराक है, वो तासुर दे रही हैं कि फॉरेन फंडिंग का इसका फैसला अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुना देता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की मिडिल स्टंप उड़ जाएगी। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इजलास में शरीक हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसका मरकजी मुलजिम इमरान अहमद न्याजी है। 6 बरसों से ये केस ज़ेरे इल्तिवा है। इमरान न्याजी ने मदर ऑफ एनआरओ लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जाएंगे, जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला सुनाए। जहां पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, वहीं वजीर आजम इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुबानों के साथ सर जोड़कर बैठे और ये देखने की कोशिश की कि ऑपोजिशन के इस मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम को इस हवाले से ब्रीफ भी किया और इस इजलास के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से बात की। उसमें मौलाना फजलुर रहमान को हदफ तनकीद बनाया। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। पीडीएम के लोगों को ये कह रहा हूं कि पहली दफा पाकिस्तान में आपको रेड जोन में आने की इजाजत मिल रही है। शेख रशीद अल ऐलान ये कहता है कि अगर मदरसों के बच्चे लाए गए तो कानून हरकत में आएगा, बेशक चंद दिनों बाद आए। वजीर दाखिला की तोपों का हदफ JUIF की जानिब दिखाई दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को हदफ तनकीद बनाते रहे। शायद इसकी वजह यह भी है कि शेख रशीद को इस बात का इदराक है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम को पहली बार हम रेड जोन में आने की इजाजत दे रहे हैं, तारीख में पहली बार हो रहा है। लेकिन अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर कानून हरकत में आएगा। ये इंडिया भी शेख रशीद ने दे दिया है। मदरसे के बच्चों से मुताल्लिक भी बात हो रही है, लेकिन उससे पहले लॉन्ग मार्च की तारीख से मुताल्लिक भी एक अहम मामला है, क्योंकि JUIF के मरकजी तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले चंद शॉट्स और आपको दिखाते हैं कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा और इससे पहले लॉन्ग मार्च की तारीख से मुताल्लिक वो क्या कहते रहे। 31 दिसंबर तक ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। 31 जनवरी तक हुकूमत को होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का फैसला किया। पीडीएम की तमाम तर जमातें पुरएतमाद दिखाई देती है। फॉरेन फंडिंग केस से उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब ये फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत के लिए किस कदर दर्द सर बना हुआ है और कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। ऑपोजिशन ने अपनी तमाम तर उम्मीदें अब फॉरेन फंडिंग केस से वाबस्ता कर ली हैं। ऑपोजिशन को ये उम्मीद क्यों है कि फॉरेन फंडिंग केस जिसका फैसला 6 साल से नहीं हो पाया, अगर हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचेगी नहीं। देखिए, मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन कर रखे हैं। ये बात तो नहीं है कि खुदा न खास्ता हमने अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए हुए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जितने हमारे डोनर्स हैं उनके नाम, उनके बाकायदा कितने अमाउंट दिए गए, वो सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बल्कि 4000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए हैं। आप उन पार्टियों की बात करें जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं जमा करवाया, यानी जिनको बहुत ज़्यादा शोर इस वक्त मचा रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें पीपल पार्टी या नून लीग, उनसे पूछिए कि क्या जमा करवा चुके हैं वो अभी तक। ये बताइए कि गुज़श्ता 6 साल से ये केस चल रहा है, क्यों इतना लिंगर ऑन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन तो प्रॉपर फॉरम है ही नहीं इसको सुनने के लिए। मेरा ख्याल है ये तो सवाल जो है ये आपको जो हमारी सेंट्रल कमांड है उनसे बात करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वाई शुड वी नॉट यूज़ ऑल आर वेन्यूज़। इम्पॉर्टेंट किस वजह से हमें इस वक्त प्रेशराइज किया जा रहा है, फॉर व्हाट रीज़न।
सबसे बड़ी बात है कि ये वाहिद पार्टी है जिसने पहली दफ़ा मतलब इन अ पॉलिटिकल उस सिनेरियो कि जी जो फंड्स इकट्ठे करते हैं हम सियासत के लिए, वो फंड्स जो हैं आपके सामने उसका रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। अभी आपकी जो बाकी नून लीग या वो है, उन्होंने तो आज तक कभी कोई फंड्स कलेक्ट नहीं किए। मेरा सवाल सिर्फ बड़ा सादा सा है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि क्लेम करती है कि एहतसाब हमसे शुरू होना चाहिए, फिर हमारे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा पहले मुझसे शुरू करें, फिर मेरे वजीरों, फिर मुशीरों और फिर नीचे तक जाना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ओपनली कहना चाहिए था कि ठीक है आप फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द करें, देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, रादर देन गोइंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरा ख्याल है वाई शुड बी नॉट यूज ऑल द वेन्यूज, उस पर क्या एतराज़ है? कोई खुदा ना खास्ता हम किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, हम अपने वेन्यूज सारे जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि इसके ऊपर दिस इज़ अ लीगल बैटल, तो ये जो लीगल ओपिनियन देते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट्स, उसके मुताबिक काम हो रहा है। को खुदा ना खास्ता हम में से कोई चला तो नहीं गया ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्योंकि प्रेशराइज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो दबाव में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की, और इसलिए फैसला नहीं आ रहा। अकबर एस बाबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है, वो कहते हैं कि इस केस का फैसला तब होगा जब वक्त का तकाजा होगा। यानी डॉक्टर साहब अगर इंसाफ वक्त से के साथ जो है वो मशरूत हो जाए कि कौन सा वक्त इंसाफ के लिए, तो फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। नहीं तो मेरा ख्याल है तो ये तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना पड़ेगा ना। आई एम नोबडी टू आंसर फॉर द इलेक्शन कमीशन। जब हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं ना, कहते हैं कि वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन था कि इलेक्शन कमीशन की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है फॉरेन फंडिंग केस को सुनना, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो स्क्रूटनी कमेटी इसका फैसला कर रही है। तो मकसद ये है कि एक लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है ना, कोई लीगल प्रोसीडिंग से किसी ने रोका हुआ तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोका ना डॉक्टर साहब। लीगल प्रोसीडिंग्स में किसी किस्म की, आप मुझे ये बताइए, कोई कोर्ट अगर रुकावट देती है तो किसी वजह से ही रुकावट देती होगी, कोई देयर इज लीगल रीजन फॉर इट। नहीं, कोर्ट जो है कोर्ट में रुकावट नहीं डाली ना डॉक्टर साहब। बात ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आ गए, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है, वो बिल्कुल सुन सकता है, इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे, लेकिन कोर्ट में जाके रुकावट डालने की कोशिश तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। नहीं एक सेकेंड, आप मुझे ये बताइए, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि आप क्या चीज एम्फसाइज करना चाहते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है तो इलेक्शन कमीशन को फिर कौन रोक रहा है? इंपॉर्टेंट तो ये चीज है कि अगर सारे लीगल ओपिनियंस देके, अब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा रहा है, तो अगर तो मेरा ख्याल है अगर जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट भी वो कहेगी तो देन इलेक्शन कमीशन। मेरा डॉक्टर साहब सवाल असल में मैं जो पूछना चाह रहा हूँ बड़ा सादा है, ये कि इलेक्शन कमीशन को करने दे फैसला, और इलेक्शन कमीशन को बल्कि ये कहे बीइंग गवर्नमेंट कि भाई इसको रोजाना की बुनियाद पर सुने और जल्द से जल्द फैसला करें। देर किस बात की है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर है तो क्लियर हो जाए। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि मैं तो आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि हमेशा जो हमारे फंड्स आए हैं पार्टी के अंदर दे हैव कम वेरी क्लीनली एंड क्लियरली। लेकिन गुज़श्ता 6 साल से केस चल रहा है डॉक्टर साहब, और ये जो है जितना ज्यादा डिले होगा उतना ज्यादा ये तासुर उभरेगा। जैसे ऑपोजिशन का ये तासुर है कि पता नहीं फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ऐसा क्या है, अगर फैसला आ गया तो पीटीआई की मिडल स्टैंप उड़ जाएगी, ये तासुर तो मजीद गहरा हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को आए हुए तो 2.25 साल हुए हैं ना। अगर खुदा न खास्ता आप ये सोचें कि हम अपनी हुकूमत की वजह से कोई प्रेशर डाल रहे हैं, तो इससे पहले तो नून लीग की हुकूमत थी, हमारी हुकूमत तो थी नहीं। तो नून लीग की हुकूमत के अंदर हमने क्या प्रेशर डालना था? आप सोचें मेरे साथ क्या हाल हुआ था। अगर आपको याद हो तो पनामा लीक्स के सिलसिले के अंदर जब मैंने इलेक्शन कमीशन के पास कागज़ जमा करवाए थे और मैंने कहा था ये फॉल्स एसेट्स हैं, ये सारे जो एसेट्स हैं इन्होंने गलत डिक्लेयर किए हुए हैं और बीबी मरियम जो है शी इज़ अ पार्ट ऑफ शी इज़ अ बेनिफिशरी, ये सारी बातें मैंने जमा करवाई थी। तो मुझे आपका ख्याल है कोई डिसीजन दे दी गई थी? आई वॉज नॉट गिवन अ डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन। अगर आपको याद हो तो 6 महीने मैं मुसलसल जाके कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ी होती थी और मेरे साथ जुल्फ़िकार खोसा साहब भी खड़े हुआ करते थे। सो आई थिंक ये सवाल जवाब आपको इलेक्शन कमीशन से पूछने चाहिए। तो डॉक्टर साहब अगर आप मान रही है कि इलेक्शन कमीशन आजादाना काम नहीं करता है? नहीं गलत बात है, डोंट पुट रॉन्ग वर्ड इट माई। मैंने आपसे एक बात कही कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास जब गई तो उनका प्रोसेस इतना स्लो है कि उन्होंने हमें तो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि उनके ऊपर कोई प्रेशर। यानी डॉक्टर साहब आप ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन में अगर फॉरेन फंडिंग केस गुज़श्ता 6 साल से लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस क्योंकि स्लो है इसलिए ताखीर हो रही है। हाँ ये तो बिल्कुल उसी की वजह से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ना। एक इलेक्शन कमीशन को पूछ रही ना, हमारी तो हुकूमत को 2.5 साल हुए में आए हुए, इससे पहले तो 3.5 साल जो है 2.5 साल में इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर लेते आप।
मकसद ये है, why should we do it? Why should we Because your do it government- when there is no problem at all? When there is no problem at all, हम क्यों करें? हम why should we not take the proper legal remedies for नहीं, it? डॉक्टर साहब, और आप इम्पोर्टेंट ये ही- चीज है, आप ही हमारा कह रही हैं कि इसरार इलेक्शन है, कमीशन का हमारा process slow है। इसरार है, नहीं मैं देखिए हमारा इसरार है कि सबके साथ बराबर की ट्रीटमेंट हो। इस वक्त नून लीग की और पीपल पार्टी की भी इसी तरह हिसाब किताब होना चाहिए जिस तरह वो हिसाब किताब मांग रहे हैं तहरीके इंसाफ का। डॉक्टर साहब, अगर पीडीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर कल एहतजाज करने जा रही है, तो आप समझते हैं कि ये पीडीएम का राइट है और एहतजाज का जवाज है? मेरा ख्याल है कि पीडीएम तो बिना बहुत ही मजबूर हो गया है। बस मुझे तो तरस ही आ रहा है उनके ऊपर कि अब और कोई बात नहीं मिली तो इस बात के पीछे पड़ गए। वो तो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी इलेक्शन जो है उसमें धांधली की है। मेरी खबर के मुताबिक तो यही था, रोला जो उन्होंने सारा शोर मचाया हुआ था, उनको कहा था कि हमारी इलेक्शन चोरी हुई है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज द रीज़न कि ये इलेक्शन कमीशन के, तो अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन में इनकी तरफ तो शायद कोई पटिशन नहीं जमा हुई, सारी पटिशनें तो हमने जमा करवाई। अगर आपको याद हो तो पिछली इलेक्शन के अंदर भी मेरी तरफ से पटिशनें जमा हुई, ख़ासतौर पे हल्का 125 की। उससे पहले जब ज़मीनी इलेक्शन हुई तब भी मैंने ही पटिशन जमा करवाई। उनके बंदों ने तो कोई पटिशन ही नहीं जमा करवाई, आप चेक कर लीजिए। तो हक तो हमारा बनता है कि इलेक्शन कमीशन हमें इंसाफ दे। वो जो रोना रो रहे हैं ना अपना कि जी आप हमारा ये कह रही इलेक्शन हक चोरी तो हो आपका गया, बनता है कि आप हमारे साथ इलेक्शन जाति कमीशन के हुई। बाहर एहतजाज करते, पीडीएम एहतजाज कर रही है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रही हूँ अब तो वो मजबूर हुए हैं ना, उनके पास अब और कोई तरीका नहीं है, तो अब वो कह रहे हैं जी अब पहले शुरू कहाँ से हुए थे, बात कहाँ पहुँची। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। मरियम नवाज साहिबा तो इजलास में शिरकत के लिए पहुंची, लेकिन बिलावल जब ना पहुंचे तो मीडिया नुमाइंदों की जानिब से मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया। सवाल क्या था और उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। मैडम आज भी शरीक नहीं है बिलावल साहब, कल भी वो शरीक नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिलावल साहब आई थिंक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। मुझे तो आज तो सरबराह इजलास है, मेंबर आप भी नहीं मुझे आज स्पेशल दावत आई है। PS 52 का इंतखाब भी था, बिलावल साहब नहीं आए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने माजी में बिलावल की अदम मौजूदगी, अपनी अदम मौजूदगी या पीडीएम के किसी भी रहनुमा की अदम मौजूदगी के हवाले से क्या कहा था कि किस तरह से इख्तिजाज दिखाने की कोशिश की जाती है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखते हैं। ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई। मरियम नवाज साहिबा किसी भी रहनुमा की अदम मौजूदगी से मुताल्लिक पहले ही क्या कह चुकी हैं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुनासिब जवाब है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों नहीं पहुंचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त के लिए। एक सवाल जो मरियम नवाज साहिबा से आज किया गया, आप इसे पूछ लेते हैं कि बिलावल साहब पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में मौजूद नहीं थे। एक तो ये कि वो बता रही थी कि मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मरियम साहिबा को तो मदऊ किया गया था, बिलावल साहब को मदऊ नहीं किया गया, या वो खुद अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके? हमारे चिल्ड्रंस के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन था सखर में, तो चेयरमैन साहब जो थे वो वहाँ पे थे और ये पहले से उनका प्रोग्राम था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी क्या जो कमेटी के लोग हैं बाकी वो वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा शहरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या महसूस कर रही है? फॉरेन फंडिंग केस वाकई कोई नतीजा खेज साबित हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा डैमेजिंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट भी अब स्क्रूटनी कमेटी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा देखिए, बात यह है कि उनको करना चाहिए स्क्रूटनी कमेटी को जांच पड़ताल। असल बात यह है कि स्क्रूटनी कमेटी ने बड़ी जल्दी जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन पीटीआई के हाथों बड़े अरसे खामोश रही। और इमरान खान साहब जो कि दाई हैं रियासत मदीना के, और वो ये कहते थे कि हमारे ज़माने में हमसे काम शुरू होगा, और मुराद सईद वो कहते थे हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होगा कि जो है बहुत अरसा लगे केसेस में। खान बिठाएगा, कहेगा इसका मैसल लाओ, इसका लाओ, इसका अकाउंट देखो, इसको देखो, फैसला हो जाएगा। नहीं तो नहीं ऐसे नहीं, फिर उन्होंने कहा था और फिर खान साहब कहेंगे कि लटकाओ उसको। चल रहा है तो लटकाओ में मैंने कहा इसलिए नहीं कि मुझे याद नहीं आ रहा था कि वाकई कहना है, कहा था या नहीं। तो फिर मेरा ये कहना है कि 2014 से एक केस चल रहा है, कोई और नहीं लाया आपके खिलाफ, आपकी अपनी पार्टी का फाउंडर में है।
आप अयाज सादिक को कहते थे कि इस्ते के पीछे छुप रहा है, इस्ते के पीछे छुप रहा है। अब आपकी बारी आई तो आप कह रहे लीगल रेमेडी। पीडीएम का फैसला था कि आप जलसे करेंगे, रैलियां होंगी, उसके बाद इलेक्शंस का बायकॉट जैसा, फिर बाय इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना, फिर उसके बाद सेनेट इंतखाब में आप जा रहे हैं। यूं लग रहा है कि पीडीएम अब अपने उस मैंडेट से हटके तमाम तर तवज्जो, तमाम तर कोशिशें, काविशें फॉरेन फंडिंग केस की जानिब हो गई हैं। यानी फॉरेन फंडिंग केस परसेप्शन ये है कि अब लास्ट और सिंगल दिखाई देती है पीडीएम को। इस तरह की बात नहीं है। इलेक्शन एक तो 26 पॉइंट एजेंडा पड़े, फिर उसके बाद जो लाहे अमल बनाया गया था उसके 6-7 मरहले थे, जिसमें जलसे थे, मुजाहरे थे हर लेवल पर, और उसके बाद शॉर्ट टर्म धरने थे, फिर उसके बाद 2-2, 4-6 घंटे के, फिर बहुत कुछ था उसमें, एक लॉन्ग मार्च थी, और फिर उसके बाद आखिरी ऑप्शन ये था कि अगर हमारे ये सारे मरहले नहीं हुए तो हम जो है वो इस्तीफा खुद दे देंगे। ये एक लेजिटिमेसी जो है वो हुकूमत खो देगी अपनी। तो हमारे जलसे कामयाब हुए, और खास तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि लाड़काना के जलसे ने तो लोगों को तबसरे के भी काबिल नहीं छोड़ा, या 18 अक्टूबर का या कोई भी जलसा, अभी शांगला में भी आपने देखा। तो चले वो जलसे हो गए, लेकिन उस जलसों के कोई नताइज मुरतब नहीं हुए ना। हुकूमत तो टस से मस नहीं हुई, हुकूमत तो मजीद कॉन्फिडेंट दिखाई दी। अब मेरा सवाल ये है, अब देखिए इलेक्शन कमीशन के बाहर जो कल आपका एहतजाज होगा, एक तो ये है कि वो टोकन एहतजाज हो, सिंबॉलिक हो। जी, दूसरा ये, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है जब तक हम फैसला नहीं लेंगे तब तक इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर से हिलेंगे नहीं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी एहतजाज जो आइन के दायरे में हो हम उसको करेंगे, ठीक है। सेकंड ये कि ऐसी बात नहीं है, पीटीआई में मसाइल आ रहे हैं, उसके अपने लोग जो हैं उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, जबकि इस्तीफे उसमें से शुरू हो गए हैं, और अभी आप सेनेट में देखिएगा कि और भी क्या होगा। ऐसी बात नहीं है, कोई भी जद्दोजहद हो वो अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। जब कोई जद्दोजहद शुरू की जाती है तो अपने कारकुनों को सेनेट से मुताल्लिक एक इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर मसरूफ हो गई है और काफी बिजी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए तो कॉन्फिडेंट नहीं है आप लोगों से राब्ते कर रहे हैं, और फिर इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है नहीं शो ऑफ हैंड से हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हो गई है। कुछ ब्रीफ केस वाला मामला भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी चाहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी चाहे, जो होगा आइन के तहत होगा। एक्टिव होना हमारा राइट है। जब इसकी हिडन वोटिंग है तो इसका मतलब है कि हम लॉबिंग कर सकते हैं, लोगों में कन्विंसिंग कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। चले, उन्होंने तो कबाया शाला साहब, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी करने के मूड में लगा रही है? ऐसी क्या बात है, लोग खुद पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, जो वो इस्तीफे दे रहे हैं हुकूमत में होते हुए उनके। वो कौन से लोग हैं जो चारे? एक तो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कायदे इस बेख्तलाफ से मुस्ताफी हुए हैं, और सुना है कि वफाक में कोई अहम ओहदा मिल रहा है उन्हें। उसके अलावा कौन लोग हैं जो आपसे राब्ता कर रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ नदीम अफजल चंद साहब का पार्टी पॉलिसी से इस्तीफा देना, और फिर उनका अमीन गंडापुर से मुताल्लिक ये खबर चल रही है कि उन्होंने कि नदीम से लिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इंटरनली पार्टी पॉलिसी से खुश नहीं है, और सबको तहरीक इंसाफ अच्छी तरह जानती थी कि 2 नवंबर 2020 को उन्होंने 29 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो किस चीज के लिए दिए हैं, लेकिन उन्होंने मच के वाक़े पे पर्दा डालने के लिए एक फीलर छोड़ा जिसको काफी दिन उन्होंने जेर बहस रखा, और अब उसी तरह एक कमेटी बना दी, जिस तरह इमरान खान ने ये उंगली खड़ी करके कहा था कि मैं अपने नीचे सारी एजेंसीज की कमेटी बनाऊंगा जो इनकी करप्शन को देखेगी, इसको देखेगी, उसको देखेगी। उसकी रिपोर्ट आई तो उंगली भी नीचे हो गई और उनका मुंह बंद हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत के लिए खतरा है या ऑपोजिशन के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फंडिंग केस को लेकर तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन जमातों के दरमियान लफ्जी जंग में तेजी आ गई है। ऑपोजिशन के मुताबिक पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एतराफ जुर्म कर लिया है इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज केस में पेशरफ्त के लिए, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि
कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग से मुतालिक तमाम तर तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी हैं। ऑपोजिशन जमातें अभी तक जवाब जमा नहीं करा सकी हैं। आज फरूख हबीब जब इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक इल्जाम अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक पानी रहनुमा उन पर लगाया कि अकबर एस बाबर को मरियम नवाज ने स्पॉन्सर किया है। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं मरियम बीबी को कहूंगा, जो अकबर एस बाबर के ऊपर पिछले 6 साल से आपने सरमायाकारी की है, वो सरमायाकारी जो है वो आपकी घाटे में जा रही है, क्योंकि सिर्फ ममनुआ फंडिंग का केस सुन रही है। अकबर एस बाबर जो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अब तहरीक इंसाफ ने एक इल्जाम अकबर एस बाबर पर भी लगा दिया है। इस वक्त अकबर एस बाबर क्या महसूस कर रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि क्या फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाले चंद दिनों में आ सकता है। अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। सर, आज तो फरूख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो ये कहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब को फंडिंग मरियम नवाज साहिबा करती रही है और अकबर एस बाबर साहब असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैदान में उतारे हुए खिलाड़ी हैं। मेरा ख्याल आपसे बेहतर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता कोई। मैं भी नहीं करना चाहता। ये बौखलाहट की एक जीते जो है ना, उनके लिए फॉरेन फंडिंग केस लेकर आप गए थे, आपने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी थी। क्या उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, किसी ऑपोजिशन जमात ने आपसे राब्ता किया था? क्योंकि मेरा ख्याल है तासुर तो ये आप तो कर रहे होंगे आपसे राब्ते। देखिए, मेरा किसी किस्म का ये ऑपोजिशन का जो है और या पार्टी है, मैंने दो किया था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मैंने यहाँ तक कि मैंने उस वक्त हो सकता है कि आगे चल सियासत की बुनियाद भी ये फॉरेन फंडिंग केस बन जाए। नहीं, ये तो खैर आप जो इत्तेहाद है वो के बाहर एहतजाज करने जा रहा है, क्या आप उस एहतजाज में शिरकत करेंगे? देखिए, मुझे ना तो पीडीएम की तरफ से इस एहतजाज की कोई दावतनामा मिला है कि जी आप इस एहतजाज में शरीक हों, और जहाँ तक आपका सवाल है तो मैं कल इस मुजाहरे में शरीक नहीं हो रहा। ये मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी मामला है। ये अकबर बाबर वर्सेस इमरान खान या पीटीआई नहीं है। ये एक कौमी मामला, एक सियासी जमात का मामला है जो हुक्मरान है, जिसके बहुत बड़े पैमाने पे और जिसके जो हुक्मरान मुद्दों पे लोग बैठे हैं, उन अकाउंट्स को ऑपरेट करते थे जो छुपाए गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हुंडी के जरिए जो पैसा है और करोड़ों अरबों रुपए आया, कुछ छोटा नहीं आया। और ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें कंसीलमेंट है, इसमें इलीगल फंडिंग है। साहब तो ये कहती है कि हमने 40,000 लोगों को फराहम कर दिया। रशीद साहब ने भी कहा कि ऑपोजिशन 400 लोगों का डेटा भी फराहम कर दे तो बड़ी बात है, हमने तो 40,000 लोगों का डेटा फराहम किया है। तो जब एक्सपेट्रिएट्स जो है वो फंडिंग करते हैं, तारिकीन वतन भेजते हैं, वो लोग जिसका नेशनल आईडी कार्ड है, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो वो फिर ममनुआ ज़राए फंडिंग में या फॉरेन फंडिंग के अंदर कैसे आ सकता है सर? वो इस तरह आता है कि सबसे पहले तो ये कि इमरान खान ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि पता नहीं चंद हज़ार थे। अब शेख रशीद ने उसको सिफर लगा के 40,000 कर दिया है। और आप हैरान होंगे कि ये जो लिस्ट इन्होंने दी है ये 2017 में दी है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो केस चल रहा था हनीफ अब्बासी का, जबकि हम इस वक्त 2009 और 2013 के पीरियड की वो कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं। ये तमाम नाम मैं आज हमने लिख के दिया इलेक्शन कमीशन में, ये जो तमाम नाम है ये जाली हैं। हमने जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की सरकारी वेबसाइट है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस बनता है हमारे कानून के मुताबिक भी, उसको डाउनलोड करके दिए हैं और इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ने वो डाउनलोड किया है। उसमें जो है उसमें तरह तरह के लोग हैं जो गैर मुल्की हैं, गैर मुल्की कंपनियां हैं और बहुत बड़े पैमाने पे गैर मुल्की फंडिंग है। सर, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था उन गैर मुल्की शहरियों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड कर रहे थे, उन गैर मुल्की कंपनियों का जो इन्हें फंड कर रही थी, और इनका ताल्लुक प्राइमरीली किन कंट्रीज से है? क्योंकि इसराइल की बात होती है, भारत की बात होती है। ये तमाम उसमें मौजूद है सबूत में। देखिए, अमेरिका से जो एविडेंस आया है, जो मैंने दिया है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सऊदी अरब में इनके अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं वो वीडियो पे कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में करोड़ों करोड़ों की फंडिंग जमा करता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तो सऊदी अरेबिया से एक रियाल भी नहीं इन्होंने आइडेंटिफाई किया। दे दिए हैं। इस्राइल और भारत से फंडिंग के सबूत भी हैं सर? इसमें ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जी, जो हुंडी के ज़रिए पैसा आया और जो अमेरिका से आया उसमें ऐसे शवाहिद हैं। देखिए, मैं अगर नाम लूँ ना लोगों के जो मेरे पास शवाहिद हैं, तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्कों में भी सियासी बोलचाल आ जाए। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मुझे एक एक तफसील पता है कि कौन से एम्प्लॉइज़ थे, मैंने उनके नाम दिए हैं, मैंने उनके अकाउंट नंबर्स दिए हैं।
अलमिया ये है कि जिस इदारे का काम है कि वो तहकीकात करे, वो कहते हैं जी हम बेबस हैं क्योंकि हम पे पीटीआई का दबाव है। अकबर इस्बाब साहब, आप कह रहे हैं कि अगर आप नाम देंगे तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक के अंदर भी सियासी भूचाल आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने फंडिंग की है वो इंडिविजुअल कंपनीज या इंडिविजुअल रिसोर्सेज नहीं है, हुकूमती सतह पर भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि वो लोग जो हुकूमतों में बैठे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड कर रहे थे। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैंने अर्ज किया ना, बेसिकली बात यह है कि देखिए जी ओनस इज ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बात नहीं है, ये संगीन इल्जामात नहीं है, बल्कि आपके पास शवाहिद और सबूत मौजूद है। मुझे लगता है कि आपके वो शवाहिद और सबूत ऑपोजिशन जमातों ने भी देख लिए हैं, इसीलिए उनका हौसला भी अब बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अब तो ये जब ये मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिस दिन 23 बैंक अकाउंट्स जो इन्होंने कंसील किए हुए हैं और गैर कानूनी तौर पे कंसील किए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मई 30, 2018 को अपने फैसले में लिखा, जब इन्होंने लिखा ना इलेक्शन कमीशन को कि जी तमाम कार्रवाई खुफिया रखी जाए, उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर ये गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने एक प्रेयर ये भी थी कि इसको सीक्रेट रखा जाए, वहां पर मुस्तरद हो गए। उसके बावजूद कमेटी हमें ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देती। हम जब कहते हैं कि आप ये फैसले मौजूद हैं तो वो कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जाते हैं, वो वापस कमेटी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद थे। अब सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुना देता है और वो फैसला किसी भी जमात के हक में नहीं आता है बल्कि किसी भी जमात के अगेंस्ट वो फैसला होता है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मुश्किल में आ जाएगी बतौर पार्टी और बतौर हुकूमत, उसे क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त सरबराह पिलडैट और कॉलम नवीस अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। अब सब आजकल फॉरेन फंडिंग केस की बड़ी बाज़गश्त है, ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी करने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो फॉरेन फंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये फॉरेन फंडिंग का तो जिक्र ही नहीं है हमारे यहाँ, असल में तो ममनुआ ज़राए से फंडिंग है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है सर? जी देखिए, ममनुआ फंडिंग जो है उसके अंदर तो बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, जिसमें से एक फॉरेन फंडिंग है। मिसाल के तौर से पाकिस्तान के अंदर से भी कोई कंपनी या कोई बिजनेस कंसर्न इलेक्शन में फंडिंग नहीं कर सकता। अगर उससे आप पैसे लेंगे इलेक्शन फंड में तो वो भी ममनुआ फंडिंग में आएगा। लेकिन फॉरेन फंडिंग जो है ये उसमें से एक चीज है जो ममनुआ चीजें हैं। तो इसके ऊपर जो इल्जाम है, आप देखिए साबित तो जब होगा जब कोई इलेक्शन कमीशन इस पे वर्डिक्ट देगा। जो इल्जाम है वो यही है कि इन्होंने फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग कबूल की है और उसको इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है कि तारिकीन वतन ने फंडिंग की है, एक्सपैट्रिएट्स ने पैसा मुल्क में भेजा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम मान लिया जाए तो यहां पर तो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ ज़राए से फंडिंग का मामला नहीं आता है। ये वो लोग हैं जिनके पास दोहरी शहरियत नहीं है, जिनके पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, जो बल्कि खालिसतन फॉरेनर्स हैं। ये इल्ज़ाम जो है वो ये है कि उन्होंने उन लोगों से फंडिंग कबूल की है जो किसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन में नहीं आते। अब देखना यह है कि किस हद तक सही है। अब अहमद साहब, ड्यूअल नेशनल्स जो हैं, जो दोहरी शहरियत के हामिल लोग हैं, अगर वो भी फंड करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान में, तो क्या ये भी फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आता है? देखिए, ये जो नाइकॉप है, जो कार्ड है, जो हमारे इलेक्शन लक के अंदर जो लिखा हुआ है कि जिनको वो लोग जो अब वहां पे पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड अपने पास रखते हैं या नाइकॉप अपने पास रखते हैं, तो वो इससे मुस्तस्ना है, वो फॉरेनर्स शुमार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी तरह से अगर हम यूरोप, अमेरिका के अंदर या फिर जैसे इल्जाम लगाया जा रहा है कि इजराइल से या भारत से फंडिंग हो सकती है, तो आपको इस इल्जाम के अंदर कितनी जान दिखाई देती है? जो पीटीआई के एक साबिक या बल्कि मौजूदा भी कहना चाहिए, जो उसके बानी रुकन है अकबर अहमद साहब, जिन्होंने पिटीशन की हुई है, उनके इल्जामात से और जो चीजें सामने बाहर आई हैं उनसे तो लगता है कि हो सकता है कि इसमें कुछ फॉरेनर्स ने पैसे भिजवाए हों और उनके पैसे इन्होंने कबूल भी किए हों, रियलाइज भी ना किया हो कि ये कितना सीरियस मामला है, जो कि गलत बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इतने साल तक ये जो मामला
टालते रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इसको पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती रही है और ये एडजस्टमेंट लेने की कोशिश की जाती रही है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी दर्जे में कोई चीज ऐसी है जिससे जान छुड़ाने की कोशिश की जाती रही है। अगर ये फैसला अगेंस्ट आता है पीटीआई के और साबित हो जाता है कि फॉरेन जो है फंडिंग हुई है, लीगल इम्प्लीकेशन में पहली बात तो ये होगी कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन सोर्सेज से पैसे आते हैं तो फिर उसको जब्त कर लिया जाएगा भाग के सरकार। दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन थोड़ा लॉन्ग टर्म ये हो सकती है कि फिर ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि उन्होंने फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग एक्सेप्ट की है, इस्तेमाल की है, तो ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आती है। अब फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी के ज़िम्मे जब आप आते हैं तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन ये रेफरेंस भेज सकता है हुकूमत को कि इस पार्टी को खिलाफ कानून करार दे दिया जाए। तो वो रेफरेंस को फिर वो हुकूमत देखती है कि इसके अंदर कितनी जान है। अब ये हुकूमत पीटीआई की है, ज़ाहिर है हुकूमत तो इसको इस तरह से नहीं रेफर आगे खिलाफ कानून करार देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस फैक्टर को 1 मिनट के लिए निकाल दें तो फिर ये हुकूमत के लिए का एक काम ये बनता है कि वो उसको खिलाफ कानून करार देने का डिक्लेरेशन भेजे और साथ ही फिर सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्लेरेशन भेज दे और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फिर तय करे कि वाकई ये खिलाफ कानून करार दिया जाना चाहिए या नहीं। तो ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके वक्त के लिए। लाहौर से इस्लामाबाद और बहावलपुर से फैसलाबाद सैकड़ों तलबा और तालिबात मीरे रियासत के दरबार पर दस्तक दे रहे हैं। मीरे रियासत हाथों में प्लेकार्ड उठाए फलक शगाफ नारे बुलंद करते ये तलबा। मीरे रियासत साल भर निजी और सरकारी जामियात बंद रही, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज ने बच्चों से ट्यूशन और बसेस की फीस मुकम्मल ली। मीरे रियासत कौम का मुस्तकबिल आपसे सवाल कर रहा है कि आपको दिहाड़ीदार मजदूर की फिक्र है, आम पाकिस्तानी की तकलीफ आपको सोने नहीं देती, लेकिन तलबा का अलमिया आपको दिखाई और सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। मेरे रियासत तलबा शिकवा को ना है कि उन्होंने आपको इक्तदार में लाने के लिए भरपूर मेहनत की, आपसे उम्मीदें वाबस्ता की, उन्हें तवक्को थी कि आप उनके मसाइल हल करेंगे। नौजवानों की सलाहियतों को जिला बख्शने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तालीम रियासत की जिम्मेदारी होगी, मगर आप कामयाब होते ही नौजवानों बिलखुसूस तलबा को भूल गए। मेरे रियासत तलबा को शिकवा है कि उन्होंने साल भर जूम पर क्लासेस पढ़ी, मगर अब उनके इम्तहान रूम में क्यों लिए जा रहे हैं, यानी बुलाकर फिजिकली उनके टेस्ट क्यों कंडक्ट किए जा रहे हैं। उनसे इम्तहानात की फीसेस की मद में यूनिवर्सिटी ज्यादा पैसे वसूल कर रही हैं। मेरे रियासत आज तलबा का मुकदमा आपके दरबार में। मेरी रियासत तलबा इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि दर्जनों जामियात के सैकड़ों सरापा एहतजाज तलबा के मुतालिबात या आपके दर से ये तलबा मायूस लौटेंगे। यकीन ये फैसला आपने करना है कि आप तलबा को इज्जत देते हैं या फिर तलबा यूं ही सड़कों पर खार होते रहते हैं। ये तो था आज का दास्तान। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।